जिस माँ की जड़ी बूटियों की महक से बहू को बदबू आती थी, उसी माँ ने जब अपनी दौलत की तिजोरी बंद की तो घमंडी बेटे बहू को सड़क की असलियत देखनी पड़ी। नमस्ते, मैं विवेक वर्मा हूँ और वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह किसी एक घर की नहीं बल्कि आज के समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। यह कहानी है देहरादून की रहने वाली 65 वर्षीय रेवती देवी की, जिनके हाथों की लकीरें जड़ी बूटियां पिसते पिसते घिस चुकी थी, लेकिन उनके अपने ही खून ने उन लकीरों का कोई मोल नहीं समझा। रेवती देवी कोई साधारण महिला नहीं थी। 32 साल की उम्र में जब उनके पति कैलाश का देहांत हुआ था, तब उनके पास सिर्फ एक छोटा सा कच्चा घर और एक पुरानी आयुर्वेद की किताब थी। दुनिया ने कहा था कि एक विधवा औरत अपने छोटे से बेटे को कैसे पालेगी, लेकिन रेवती ने हार नहीं मानी। उन्होंने ओखली में जड़ी बूटियां कूट कूट कर संजीवनी आयुर्वेद नाम के एक छोटे से व्यापार की नींव रखी। दिन रात भट्टी के सामने बैठकर उन्होंने औषधियां बनाई, उनकी मेहनत रंग लाई और आज संजीवनी आयुर्वेद पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा कारखाना बन चुका था। उनके कारखाने में सैकड़ों मजदूर काम करते थे। उन्होंने अपनी इस सफलता का पूरा सुख अपने इकलौते बेटे अनुभव को दिया। अनुभव को शहर के सबसे बड़े विद्यालय में पढ़ाया, उसकी हर जिद पूरी की और जब उसकी शादी काव्या से हुई तो शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बहुत बड़ा और आलीशान भवन खरीदकर उन्हें तोहफे में दिया। रेवती देवी खुद उस आलीशान भवन में नहीं रहती थी, वे अपने उसी पुराने पुश्तैनी घर में रहती थी जिसके आंगन में तुलसी का पौधा था और जहां से उनके कारखाने की दूरी कम थी। वे सादा जीवन जीती थी और सूती साड़ी पहनती थी। सावन का महीना था। रेवती देवी ने अपने हाथों से अनुभव की मनपसंद मिठाई आंवले का मुरब्बा बनाया था। दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा कि वे खुद जाकर बच्चों को यह मुरब्बा दे आएंगी। अपनी पुरानी गाड़ी में बैठकर वे अनुभव के उस आलीशान भवन पहुंची। मुख्य द्वार खुला हुआ था, अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। रेवती देवी जैसे ही बैठक के कमरे की तरफ बढ़ी, उनके कदम वहीं ठिठक गए। अंदर अनुभव और काव्या की आवाजें आ रही थी। अनुभव, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को इस घर में आने से मना करो। जब भी वह आती हैं, उनके कपड़ों से वह अजीब सी जड़ी बूटियों और तेल की गंध आती है। मेरे सिर में दर्द हो जाता है। कल मेरी सहेलियां आने वाली हैं, अगर वह उस गंवारों जैसी सूती साड़ी में आ गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। काव्या की आवाज में बहुत कड़वाहट और तिरस्कार था। रेवती देवी के हाथ में पकड़ा हुआ कांच का मर्तबान कांपने लगा। उन्होंने उम्मीद की थी कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वह अपनी पत्नी को डांटेगा, लेकिन अंदर से जो आवाज आई उसने रेवती देवी के पैरों तले जमीन खिसका दी। अरे काव्या, बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे उस बुढ़िया के साथ बैठना अच्छा लगता है? कल मैं कारखाने के विस्तार का बहाना बनाकर उनके पास कुछ दस्तावेज ले जाऊंगा। उन कागजों में धोखे से मैंने पूरी संपत्ति और कारखाने के मालिकाना हक का अधिकार अपने नाम करवा लिया है। एक बार वह उन पर हस्ताक्षर कर दें, फिर हम उस कारखाने को बेचकर अपना वो नया व्यापार शुरू करेंगे और उस बुढ़िया को शहर के बाहर वाले वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। फिर ना कोई गंध होगी और ना कोई रोक टोक। यह सुनकर रेवती देवी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में एक धारदार खंजर घोंप दिया हो। उनका अपना बेटा उनके जीवन भर की तपस्या को बेचना चाहता था और उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता था। रेवती देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि क्रोध के थे। एक माँ जब टूटती है तो या तो वह बिखर जाती है या फिर वह एक ऐसा रूप धारण कर लेती है जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। उन्होंने मर्तबान वही बाहर एक मेज पर रखा और बिना आवाज किए वहां से वापस लौट आई। रास्ते भर वे खामोश रही। कारखाने पहुंचकर उन्होंने सीधे अपने सबसे पुराने और वफादार वकील श्री नारायण को बुलवाया। नारायण जी, मुझे आज ही मेरी सारी संपत्ति, कारखाना और वह आलीशान भवन एक धर्मार्थ न्यास ट्रस्ट के नाम करना है और उस न्यास की अध्यक्ष केवल मैं रहूंगी। इसके अलावा अनुभव को मेरे कारखाने में जो प्रबंधक का पद दिया गया है उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त करने का पत्र तैयार कीजिए। नारायण जी हैरान रह गए। रेवती जी, ये आप क्या कह रही हैं? अनुभव आपका इकलौता बेटा है। रेवती देवी की आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी। वह मेरा बेटा था नारायण जी, लेकिन अब वह एक ऐसा दीमक बन चुका है जो उसी लकड़ी को खोखला कर रहा है जिसने उसे सहारा दिया। मुझे कागजात आज ही तैयार चाहिए। अगले दिन अनुभव के घर पर बहुत बड़ा समारोह था। उनकी शादी की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था। पूरे घर को विदेशी फूलों से सजाया गया था। शहर के कई बड़े और अमीर लोग वहां मौजूद थे। अनुभव और काव्य बहुत महंगे कपड़े पहने हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी मुख्य द्वार से रेवती देवी ने प्रवेश किया। उन्होंने वही साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी। उनके हाथ में एक भूरे रंग का लिफाफा था। उन्हें देखते ही काव्या का मुंह बन गया। अनुभव ने छोटी मुस्कान ओढ़ ली और आगे बढ़ा। अरे माँ, आप आ गई, आइए ना। और हाँ माँ, वो जो कागज मैंने आपको दिए थे कारखाने वाले, क्या आपने उन पर हस्ताक्षर कर दिए? अनुभव ने लालच भरी नजरों से लिफाफा के देखते हुए पूछा। रेवती देवी ने पूरे समारोह के बीचों बीच खड़े होकर उस लिफाफे को अनुभव के हाथ में थमा दिया। हाँ बेटा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, खोल कर देख ले। रेवती देवी की आवाज में एक गजब की शांति थी। अनुभव ने जल्दी से लिफाफा खोला, लेकिन अंदर के कागज देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। वह कारखाने के कागज नहीं थे। यह क्या है माँ? इसमें लिखा है कि मुझे कारखाने के पद से निकाल दिया गया है और यह भवन
यह भयवन अब एक न्यास की संपत्ति है। आपने मेरे सारे बैंक के खाते और सुविधाएं रोक दी है। यह कैसा मजाक है? अनुभव बुरी तरह से बौखला गया। समारोह में सन्नाटा छा गया। सब लोग मुड़कर उन्हें देखने लगे। काव्या भी दौड़कर पास आ गई। मजाक नहीं है अनुभव, यह तुम्हारी आजादी का पत्र है। रेवती देवी ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया ताकि हर कोई सुन सके। तुम दोनों को मेरी जड़ी बूटियों की गंध से परेशानी थी ना? तुम मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते थे, तो लो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। आज से मेरा कोई पैसा, मेरी कोई संपत्ति तुम्हारी नहीं है। यह भवन अब न्यास का है और तुम्हें इसे खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है। काव्या गुस्से से चिल्लाई, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम आपके बेटे और बहू हैं। हमारा इस संपत्ति पर हक है। हक कमाया जाता है काव्या, छीना नहीं जाता। तुम लोगों ने मेरी ममता को मेरी कमजोरी समझ लिया था। 7 दिन बाद इस भवन के बाहर ताला लग जाएगा। इतना कहकर रेवती देवी मुड़ी और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। अगले कुछ दिन अनुभव और काव्या के लिए किसी डरावने सपने जैसे थे। उन्होंने वकील के पास जाकर बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन रेवती देवी ने सारे कानूनी दांवपेच इतने मजबूत रखे थे कि अनुभव कुछ नहीं कर पाया। उसके सारे बैंक कार्ड निरस्त हो चुके थे। उसके पास जो थोड़ी बहुत नकदी थी वह भी खत्म होने लगी। उनके अमीर दोस्तों ने भी यह देखकर मुंह मोड़ लिया कि अब अनुभव के पास पैसा नहीं रहा। 7वें दिन उन्हें वह आलीशान भवन खाली करना पड़ा। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी अच्छे इलाके में घर ले सके। हार मानकर उन्हें शहर के एक बहुत ही पिछड़े और भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक छोटा सा 2 कमरे का घर किराए पर लेना पड़ा। जहाँ कभी काव्या के पैरों के नीचे मखमली कालीन हुआ करता था, वहां अब टूटी हुई फर्श थी। जहाँ हर काम के लिए नौकर थे, वहां अब काव्या को खुद झाड़ू पोछा करना पड़ रहा था। गर्मियों के दिन थे। टीन की छत सूरज की गर्मी से तवे की तरह जलती थी और बिजली बार बार कट जाती थी। अनुभव ने नौकरी खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके कभी मेहनत की ही नहीं थी। उसके पास कोई विशेष कौशल नहीं था। कारखाने में भी वह सिर्फ अपनी माँ के नाम पर कुर्सी तोड़ता था। जब वह बाहर नौकरी मांगने गया तो उसे किसी ने भी बड़ी नौकरी नहीं दी। थक हार कर उसे एक कपड़ा व्यापारी की दुकान पर हिसाब किताब रखने वाले साधारण मुनीम की नौकरी करनी पड़ी। काव्या, आज सिर्फ दाल ही बनी है क्या? मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसे खाकर। एक रात पसीने से लथपथ अनुभव ने अपनी थाली को देखते हुए कहा। काव्या के हाथों में बर्तन मांजने की वजह से छाले पड़ गए थे। वह रोते हुए बोली, तुम्हारी उस छोटी सी पगार में पनीर और मेवे नहीं आ सकते अनुभव। मेरे सारे गहने बिक चुके हैं इस घर का किराया और राशन भरने में। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी एक गलती हमें सड़क पर ले आएगी। वे दोनों रात रात भर रोते रहे। अनुभव को अब याद आता था कि कैसे उसकी माँ ने अकेले उस भट्टी के सामने बैठकर अपना पूरा जीवन निकाल दिया था। उसे अपनी माँ के हाथों की वो खुरदुरी लकीरें याद आती थी, जिनका उसने कभी सम्मान नहीं किया। काव्या को अब एहसास होता था कि वो गंध बदबू नहीं थी, बल्कि वो उस मेहनत की महक थी जिसकी वजह से वह रेशम की साड़ियां पहन पाती थी। इंसान को जब भूख और गरीबी की ठोकर लगती है तो उसका सारा घमंड टूटकर चूर चूर हो जाता है। इसी तरह 7 महीने बीत गए। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। पूरा शहर रोशन था, लेकिन अनुभव और काव्या के उस छोटे से घर में अंधेरा था। आज अनुभव को अपनी पगार मिली थी। उसने रास्ते से कुछ खरीदा और घर पहुंचा। काव्या, तैयार हो जाओ, आज हम माँ के पास जाएंगे, अनुभव ने कहा। क्या? नहीं अनुभव, वह हमें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। हमारे पास अब बचा ही क्या है? काव्या डर गई थी। हम उनसे कुछ मांगने नहीं जा रहे काव्या, हम उनसे माफी मांगने जा रहे हैं। दिवाली की रात रेवती देवी अपने घर के आंगन में अकेली बैठी थी। उन्होंने दिए तो जलाए थे, लेकिन उनका दिल उदास था। एक माँ चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए, अपने बच्चे से दूर होकर वह कभी पूरी तरह खुश नहीं रह सकती। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने अनुभव और काव्या खड़े थे। अनुभव बहुत कमजोर हो गया था। उसने एक साधारण सा सूती कुर्ता पहना था। काव्या के चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी। उसके हाथ खुरदुरे हो गए थे और उसने सिर पर पल्लू रखा हुआ था। अनुभव ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मिट्टी का एक छोटा सा दिया और एक सादी सी मिठाई की डिब्बी रेवती देवी की तरफ बढ़ाई। माँ, यह मेरी अपनी मेहनत की कमाई से लाया हूँ। इसमें कोई छल नहीं है, कोई धोखा नहीं है, बस एक बेटे का पश्चाताप है। अनुभव फफक कर रो पड़ा और सीधे अपनी माँ के पैरों में गिर गया। काव्या भी रोते हुए उनके पैरों पर बैठ गई। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमने दौलत के नशे में भगवान जैसी माँ का अपमान किया। अब हमें समझ आ गया है कि मेहनत की एक रोटी भी उस हराम की दावत से कितनी मीठी होती है। हम वापस कुछ मांगने नहीं आए हैं, बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हम अपनी इस छोटी सी जिंदगी में शांति से जी सकें। रेवती देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने दोनों को उठाया और अपने गले से लगा लिया। उनका कठोर रूप अब पिघल चुका था। वह जानती थी कि आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। आज उनका बेटा और बहू सच में इंसान बन गए थे। अंदर आओ बच्चों, दिवाली का दिन है, मैंने भी तुम्हारे लिए ही खाना बनाया है, रेवती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। रेवती देवी ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना व्यापार या वह आलीशान भवन उन्हें वापस नहीं दिया। उन्होंने अनुभव से कहा कि वह अपनी मेहनत से आगे बढ़े और अगर वह चाहे तो कारखाने में एक साधारण कर्मचारी की तरह शुरुआत कर सकता है। अनुभव ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। काव्या ने भी घर के पास बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वे अब उसी छोटे घर में रहते थे, लेकिन अब वहां कड़वाहट नहीं थी, वहां एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि अब वे जो भी खाते थे
वह उनकी अपनी मेहनत का होता था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। एक माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन बच्चों को यह याद रखना चाहिए कि माता पिता की संपत्ति पर उनका कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। असली दौलत वो है जो इंसान अपने पसीने से कमाता है। मुफ्त में मिली हुई चीजें अक्सर इंसान को अपाहिज बना देती है, और जो बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उन्हें जिंदगी ऐसे ही कड़वे सबक सिखाती है। आपको रेवती देवी का यह फैसला कैसा लगा? क्या उन्होंने सही किया? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर यह कहानी आपके दिल से अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें, और वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विवेक वर्मा मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।